सो गाइस आज ओरिएंटेशन से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड। ओके, ओरिएंटेशन। नाउ व्हाई वी आर डूइंग दिस ओरिएंटेशन, हम ये आज इसलिए शुरू कर रहे हैं जैसे कि मैं पूरा क्लास 12 का प्लानर आपको समझा सकूं कि किस तरीके से जो क्लास 12 है अब हम इस बैच में आगे चलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए एक्सरसाइज आज की ओरिएंटेशन। आई होप आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की भी ओरिएंटेशन हो गई होगी या बहुत जल्द होने वाली होगी। तो आज बायो की ओरिएंटेशन है आपकी, तो इसमें हम क्लास 12 को कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए, सबसे पहले क्लास 12 के चैप्टर्स पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास 12 ले रहे हैं। क्लास 12 में आपके पास टोटल 5 यूनिट्स है। ठीक है, कितने बच्चों आपके पास टोटल 5 यूनिट्स है। ठीक है, 5 यूनिट्स में सबसे पहली यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शन, और दूसरी यूनिट जो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, यू गाइज नो द नेम ऑफ द यूनिट, जो आई थिंक सबसे हैवी डोज भी है। ठीक है, मैम से भी ज़्यादा कोई मोटी डोज है तो वो यही यूनिट है। वो कौन सी है बच्चों? वो है हमारी जेनेटिक्स, वो है हमारी जेनेटिक्स। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी यूनिट है, जो कि आई थिंक उसमें एक चैप्टर डिलीट हो चुका है स्ट्रैटेजीज वाला, अब जो बचा है वो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ये देखिए। और फिर इसके बाद जो चौथी यूनिट है वो हमारी बायोटेक्नोलॉजी की है। एंड लास्ट यूनिट जिसमें अगेन एक चैप्टर पूरा डिलीट हो चुका है वो है हमारी इकोसिस्टम। तो ये 5 यूनिट्स है जो हमें कवर करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाती है? वैसे तो हर नीट एस्पिरेंट के लिए सारी यूनिट्स इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं ऐसा मानती हूँ कि आप एक भी सवाल छोड़ के ना आए। ठीक है, एक भी सवाल आप ना छोड़े। 360 ऑन 360 का टारगेट आप रखें तो आपके लिए हर यूनिट उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जितनी जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर जेनेटिक्स से 10 सवाल आ रहे हैं तो आपके 5 सवाल इकोसिस्टम से भी आ रहे हैं, इकोलॉजी से भी आ रहे हैं आपके। ठीक है बच्चों, यस, आपके इकोलॉजी से भी 5 सवाल और वो 5 सवाल भी आपकी रैंक को ऊपर नीचे करने के लिए काफ़ी होते हैं बच्चों, काफ़ी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं फिर से आपको ये कहूँगी कि प्रायोरिटी पढ़ने में मत दीजिए, प्रायोरिटी थोड़ा प्रैक्टिस में दीजिए। पढ़ना आपको सब कुछ है, डिटेल में है, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं जिन्हें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम प्रायोरिटाइज टू प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज टू स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ना तो आपको सब कुछ ही है इसमें। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन यूनिट पे चलते हैं। रिप्रोडक्शन यूनिट ऐसा है जिसके अंदर आपको नोट्स प्लस एनसीईआरटी दोनों पे फोकस करना है। नोट्स प्लस एनसीईआरटी दोनों पे फोकस करना है। नोट्स पे क्यों फोकस करना है? क्योंकि यहाँ पे नोट्स में मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगी। आई नो कुछ बच्चों को ये सुन के ही अजीब लगेगा, स्पेशली ड्रॉपर बच्चों को, कि मैम एनसीईआरटी के बाहर तो पेपर नहीं आता है। बट आई एम रियली सॉरी बच्चों, ऐसा नहीं है। अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपको पता है सबसे हाई वेटेज यूनिट्स है और सबसे ज़्यादा टाइम भी हमें इसी यूनिट में लगने वाला है, अराउंड 1 मंथ लगेगा। सिर्फ इन 3 चैप्टर्स में मुझे 1 महीना लग जाता है, आराम से लग जाता है। 20 दिन तो मान के ही चलो, 8 24 क्लासेस, वही महीना भर आ ही गया। ठीक है, क्यों लग जाता है? क्योंकि आपको पता है इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है, हर चैप्टर में करीबन 15 टॉपिक है, और हर 15 टॉपिक के सवाल भी आपको मैं क्लास में ही कराऊंगी। जैसे प्लांट फिजियो में मैंने आपको याद हो क्लास में ही कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, अगर आपको याद हो, पूरी बैलेंस शीट बनवाती थी मैं आपसे हर साइकिल के बाद। रेस्पिरेशन में भी मैं आपको पूरी बैलेंस शीट बनवाती थी। तो उससे क्या होता है, बच्चे को बार बार पता लगता रहता है, अच्छा ऐसा न्यूमेरिकल आएगा, ऐसे कैलकुलेशन करनी है। तो जब एक ही चैप्टर में एक ही तरीके से हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी आदत बन जाती है क्लास में कि इस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसलिए जेनेटिक्स में 3 चीज़ें करनी है आपने। एक तो प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा, प्लस आपने नोट्स को रेफर करना है फॉर रिवीजन, और एनसीईआरटी को पढ़ना है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। इसमें आपको फ्लो चार्ट्स बहुत मिलेंगे,
ठीक है, फ्लो चार्ट्स आपको बहुत दूंगी मैं, सारा चैप्टर फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में होगा। बेसिकली एनसीईआरटी की लाइंस को मैं फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में बना दूंगी, जिससे कि आप इजीली उन्हें रिवाइज कर सके, इजीली आपको याद हो सके। एनसीईआरटी थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में लिखती है, मैं बस फ्लो चार्ट्स और पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखवाऊंगी, जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, फिर आते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें माइक्रोब्स वाले चैप्टर के लिए स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी, और कुछ भी नहीं करना आपने, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी। ह्यूमन हेल्थ डिजीज में नोट्स, क्योंकि मैं काफ़ी सारी बीमारियां ऐसे भी है जो आउट ऑफ सिलेबस भी कराऊंगी। यस, आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ सिलेबस भी होगी, जैसे बेबीसियोसिस, वो सब नहीं दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, बट 2008 के पीएमटी के पेपर में पूछी गई है, बेबीसियोसिस इज अ प्रोटोजोअन डिजीज। तो ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं दिख रही है एनसीईआरटी में, हम वो भी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, बट माइक्रोब्स के लिए आपको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी ही पढ़ना है, इसके अलावा बाहर से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब कमिंग टू द बायोटेक। बायोटेक सिर्फ 2 चैप्टर है, बट 2 चैप्टर इतने धमाकेदार है, 8 से 9 क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो मैं कहूँगी हाई वेटेज यूनिट बायोटेक है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने जाने वाली यूनिट भी बायोटेक है। बट ब्यूटी ऑफ बायोटेक क्या है, अगर पेपर को टफ बनाना है सो ये है वो चैप्टर। जैसे कि स्क्रीनिंग के बारे में पूछ लिया, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि किस में कौन सा है, तो ये स्क्रीनिंग के बेसिस पे आपसे टफ सवाल पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स कर सकती हूँ हर सवाल को। तो यहाँ पे इस चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊंगी तो कॉन्सेप्ट पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इको सिस्टम नहीं, इकोलॉजी होना चाहिए था, पूरी यूनिट है। दिस इज एनसीईआरटी, इसमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करना है बच्चों, और कुछ फोकस नहीं करना है। नोट्स भी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, इसमें हम आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं, कुछ नहीं पढ़ाते। हम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी रहते हैं कि आपको उतना भी याद हो जाए, बस वो बहुत है। यहाँ पे क्वेश्चंस भी काफ़ी हद तक डायरेक्ट ही आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, अगर आप ये सब, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्लास 12 साथ के साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे। कौन कौन से ऐसे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में थम्स अप बना के बता सकते हैं, क्लास 12 लिख सकते हैं कि यस मैम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12 एज वेल एज फॉर नीट एग्जाम। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो दोनों की तैयारी साथ में कर रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बता दूं कि बच्चों, आपका जो क्लास 12 का सीबीएसई का पेपर आता है वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं, बल्कि कैसा पेपर आता है आपका, सब्जेक्टिव पेपर आता है। कैसा पेपर आता है आपका, सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें लिखनी होती है, ना कि टिक लगाने होते हैं, ना कि गोले भरने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर आपका सब्जेक्टिव रहता है सीबीएसई में। तो जो भी बच्चे मेरे साथ अभी 12th की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनका प्री बोर्ड का पेपर दिसंबर या जनवरी में आते हैं, प्री बोर्ड। अब कुछ स्कूल वाले ड्रामेबाजी करते हैं, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3। ये ड्रामेबाजी मुझे नहीं पता। हमारे टाइम पे एक प्री बोर्ड होता था जो दिसंबर के लास्ट में होता था, क्योंकि जैन के 2nd या 3rd वीक से आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं वो वाले प्री बोर्ड्स की बात कर रही हूँ जो फाइनल वाला प्री बोर्ड होता है। ये ड्रामेबाजी वाले मेरे को नहीं पता। ठीक है, आजकल स्कूलों में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो जो दिसंबर एंड में होता है आपका, ठीक है, आपको मैं बता दूं बच्चे, आप लोगों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेरे से पढ़ रहे हैं, लास्ट ईयर भी बच्चे पढ़ के इवन स्टेट टॉपर भी बने हैं बच्चे, उत्तराखंड का स्टेट टॉपर। ठीक है, आराम से आपके 100 on 100 आ सकते हैं अगर आप ये पूरा मेरे साथ पढ़ रहे हैं। उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। जब भी मैं कोई टॉपिक लिखवाती हूँ तो मैं उसके पूरे नोट्स भी लिखवाती हूँ, फ्लो चार्ट की फॉर्म में, और डायग्राम भी बनाती हूँ। आपको सेम टू सेम लिख कर आना है बस। ठीक है, आपको सेम टू सेम लिख के आना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि पूरी थियोरी एनसीईआरटी बेस्ड होगी, डायग्राम्स भी एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है नेक्स्ट सवाल बच्चों का जो आता है अधिक मोस्टली क्वेश्चन कि मैम हम ड्रॉपर हैं, क्या हमें फिर से नोट्स बनाने हैं। चलिए अब आते हैं कुछ FAQs पे प्यारे बच्चों के, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQs। ठीक है,
काफ़ी सारे बच्चे पुराने भी हैं, काफ़ी सारे नए भी आए हैं जिन्होंने अभी बैच ज्वाइन किया है, तो मैं बता देती हूँ बच्चों FAQs क्या होते हैं। जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं वो अक्सर पूछते हैं कि मैम क्या हम वापस नोट्स बनाएं, तो मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ तूने वापस ड्रॉप क्यों लिया है फिर, है ना। अगर आपने वापस ड्रॉप लिया है तो वापस नोट्स बनाने पड़ेंगे। दिस इज़ हाउ यू स्टडी बायोलॉजी। लास्ट अटेम्प्ट में मे बी आपके 330 आए हो, तो इस साल आपका टारगेट 360 होना चाहिए बायो में। सिंपल सा लॉजिक है मेरा। व्हेन यू टेक अ ड्रॉप देन यू डू द प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो। यू नेवर स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम 70%. दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच. You should always see yourself at the level of 0, preparing for the level of 100. अगर आप 70 से स्टार्ट करते हो तो आप गलत हो जाते हो, क्योंकि 70 तक बेटा क्या होता है, माना आपको आता होगा, बट अगर इतना ही अच्छा आता तो गवर्नमेंट कॉलेज में होते ना आप। सिंपल है, बट आप नहीं हैं क्योंकि कुछ कमियां थी। उन कमियों को पूरा करने के लिए आपने अपना ये साल इस चीज़ को डिवोट किया है। तो प्लीज़ शिद्दत से इस साल को यूटिलाइज कीजिए और पूरे एफर्ट्स लगा के इसमें अपना 100% दीजिए। मैं बस एक बात जानती हूँ, किसी के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती अगर वो डेडिकेटेड है तो। अगर आज आपने ठान लिया कि मुझे इतना वेट लूज करना है तो आप कंसिस्टेंट है तो आप कर लेंगे। अगर आपने ठान लिया कि मुझे गोल्ड मेडलिस्ट बनना है तो उस हिसाब की पढ़ाई कंसिस्टेंटली आप करेंगे तो आप बन जाएंगे। बट अगर इस जर्नी में आप 100 तरह के डिस्ट्रैक्शन लेके साथ में चलेंगे तो आप अपनी जो एनर्जी है वो एक चीज़ को ना देके 10% सब चीज़ों को देते हो, तो अल्टीमेटली जो गोल है उस पर एनर्जी केवल 50% बचती है। और उस 50% का मतलब क्या होता है कि आप अपने टारगेट को सिर्फ 50% ही अचीव कर पाते हैं। सो द कैलकुलेशन, गणित, मैथमेटिक्स इज वेरी क्लियर कि आपकी गोल के ऊपर आपका 100% फोकस, एनर्जी होना चाहिए बजाय 100 न्यू थिंग्स के। आजकल बहुत चीज़ें डिस्ट्रैक्शन होती है। फ़ोन एडिक्शन हैज़ बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रैक्शन फॉर जेनजी। पर लेट मी टेल यू बच्चों, जेनजी में आग भी उतनी है जितना उनके पास डिस्ट्रैक्शन है। जो जेनजी, ये टाइम ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है आजकल की जनरेशन इतनी क्रिएटिव है कि अगर आप अपने आप का 100% देंगे तो आप 6 महीने में भी फोड़ सकते हैं नीट। आप हम लोग की तरह कोलू के बैल नहीं है, मिलेनियल्स की तरह। बस जेंजी को ना ठानना होता है, उनके ईगो पे लगना होता है, फिर वो हासिल कर लेते हैं। वो पता नहीं क्या शॉर्टकट्स निकालते हैं। मे बी दिस इज होल न्यू एरा ऑफ जनरेशन। ये ऐसे शॉर्टकट निकालते हैं कि फिर ये कर लेते हैं, फिर ये हमें स्ट्रैटेजी बताते हैं कि मैम मैंने ऐसे की और देखो मेरा क्लियर हो गया। So you have this talent कि you are born with creativity, you are born with extra energy in you, you have this boiling blood which you need to use for the next paper NEET 2026। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो यहाँ पे पहला क्या है, मेक न्यू नोट्स एंड रजिस्टर। नया रजिस्टर लगेगा, नए नोट्स बनेंगे। आपके पास पुराने हो सकते हैं बट उससे मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मैं आपको लिखने का टाइम देती हूँ अपनी क्लासेस में नोट्स का। मैं ऐसी ब्लैंक स्लाइड्स पे पढ़ाती हूँ, मैं कोई स्लाइड लेके नहीं आती। ठीक है, खुद से बनाइए, खुद से ही बनाइए, रजिस्टर लाइए अपना नया। ठीक है, यस, ऐसे लिखते ना रजिस्टर। अच्छा कॉपी लिखना है, अच्छा कॉपी लिख देती हूँ, ये दूसरा वाला रजिस्टर हो गया। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी तबीयत खराब है ना। कॉपी लो, न्यू कॉपी। ठीक है, नोटबुक लिख देती हूँ, चलो कॉपी लिख दी यार। ठीक है, इंग्लिश में 500 रुपये वापस दे दूंगी मैं। ठीक है, आई विल रिटर्न। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट जो दूसरा FAQ बहुत ज़्यादा आता है बच्चों को कि सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। ये सबसे बड़ा FAQ है बच्चों का, चाहे YouTube पे पढ़ा लो, कहीं भी पढ़ा लो। इनका फेवरेट सवाल यही होता है कि मैम कब तक कंप्लीट होगा। लैग हो रहा है क्या? एक सेकेंड मैं रिफ्रेश कर देती हूँ।
यस, पता नहीं, मेरा तो इंटरनेट सही चल रहा था, इनका पता नहीं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है बच्चों का कि मैम सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। ठीक है, सिलेबस क्या लगता है कब तक कंप्लीट होगा? अब ठीक हो गया? अरे ठीक हो गया? नहीं हुआ क्या? अभी भी ठीक नहीं है? रुको, हो गया? यस, डन। चलो, सो मैं आपके फेवरेट क्वेश्चन पे आ गई थी कि सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। तो क्या लगता है कब तक कंप्लीट करा दिया जाए? देखो बेटा, मैं हमेशा डेडलाइंस जो है थोड़ी सी एम्बिशियस टाइप लेती हूँ, ठीक है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कंप्लीट कर दूँ उसके आसपास तक, मैक्सिमम 5-6 दिन ऊपर नीचे बस। तो यहाँ पे आपका सिलेबस का जो डेडलाइन है, which will include all your breaks and everything, this would be around 25th November। 25 नवंबर तक मैक्सिमम पूरा 12th का सिलेबस बायो का मैं कंप्लीट कर दूंगी। बट इसके लिए कंडीशन है विच माई ओल्ड स्टूडेंट ऑलरेडी नो कि हमारी क्लासेस कैसे चलती है। यस, आइए अब आते हैं उसके बाद व्हाट इज अ रूल। क्लास रूल्स मैं बता देती हूँ, अगर हमको ये अचीव करना है अच्छे से। क्लास रूल्स क्या कहते हैं कि एक तो क्लास 2 घंटे की होगी, 11:50 AM से आपकी क्लास चलेगी, ये चलेगी 1:50 PM तक, यानी कि क्लासेस एग्जैक्टली 2 आवर की होगी। अगर उससे पहले, ठीक है, अगर उससे पहले कोई भी बच्चा चूचा चूचा करता है कि क्लास ख़त्म करो, ऐसा कुछ है, तो वो आउट हो जाता है क्लास से, वो आउट हो जाता है। 2 घंटे से कम पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, फर्जी क्लास होती है, सब बकवास होता है, कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। शुरू के 10 मिनट के भाषण में और लास्ट के 10 मिनट के वाइंड अप में तो क्लास ही ख़त्म हो जाती है। कोई फ़ायदा वायदा नहीं है ऐसी क्लासेस का, सब बकलोल है वो सब। ठीक है, करना है तो ढंग से पढ़ो, वरना मत पढ़ो। अब दूसरी चीज़, क्लासेस संडे को भी लग सकती हैं, बी प्रिपेयर्ड एक्स्ट्रा, जैसे इसी हफ्ते लगेगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो आई हैड टू टेक ऑफ। बट ऑफ डजंट मीन कि मैं छुट्टियों पे रहती हूँ, ऐसा नहीं है। आई ऑलवेज कॉम्पनसेट माई क्लासेस, सो एक्स्ट्रा क्लासेस विल बी देयर ऑन संडेज। ठीक है, मंडे टू सैटरडे तो आपकी क्लासेस है ही जो है, लग के पढ़ो। अब नाउ द वेरी गुड न्यूज़ फॉर बायोलॉजी क्लासेस, गुड न्यूज़। अब गुड न्यूज़ क्या होती है बायोलॉजी क्लासेस में, कि पढ़ने के समय पे हम सिर्फ पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, बट मैम हमेशा बच्चों को ब्रेक देती है, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि बच्चों को त्योहारों के दिन पढ़ा के बाकी दिन छुट्टी लेना इज द बिगेस्ट नौटंकी विच इज़ डन बाय अ टीचर। सबसे बड़ी नौटंकी ये लगती है मुझे। कोई भी टीचर को हक नहीं बनता है कि बच्चे का फेस्टिवल खराब करके, ठीक है, उसकी छुट्टी खराब करके, उसका मनोबल खराब करके उस दिन एक्स्ट्रा क्लास लगाए। बाकी टाइम कम पड़ता है क्या पढ़ाने के लिए, जो आप उसके त्योहारों के ब्रेक में भी आपने डांस करना है? ये सबसे वाहियात चीज़ लगती है मुझे। आपके पास खूब सारे दिन होते हैं, आपके पास बतेरे दिन होते हैं, लगाइए ना क्लास, क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो इसलिए सिंपल सा रूल है मेरा, फेस्टिवल के टाइम पे सिर्फ फेस्टिवल, पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई। इन दोनों को मैं मिक्स कभी नहीं करती, क्योंकि बच्चा क्लास में आ भी जाएगा, उसका मन नहीं लगेगा। ऐसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को रिजल्ट जनरेट करना है आप लोगों का, मुझे आपसे मजदूरी नहीं करानी है। देयर इज़ अ डिफरेंस।
आई रियली वॉन्ट यू टू स्टडी इन माई क्लासेस, इंजॉय इन माई क्लासेस, नॉट टू फील लाइक क्या यार आज सब मस्ती कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं मस्ती, चलो मेरे पास टाइम है, मैं पढ़ूंगा अपनी मर्जी से, मुझ पे कोई दबाव ना डाले, स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन. बस दिस इज व्हाट आई बिलीव. वी शुड नेवर मिक्स दीज टू थिंग्स बिकॉज एवरीबडी, अभी छठ है, छठ मनाने का है, अभी मेरे को दिवाली मनाने का है, मुझे और फेस्टिवल्स मनाने का है, क्रिसमस मनाने का है, क्यों करनी है भाई, बच्चों को क्यों परेशान करना है. So this what I believe. So dedicated break is there for you all. As you know कि 20 की दिवाली है. From my side, I'm not announcing for physics and chemistry. From my side, you will get 6 days break. ये मेरी तरफ से पहले से मैं अनाउंस कर रही हूँ, 6 दिन का ब्रेक. बायोलॉजी की क्लासेस तो नहीं होगी, बट इन्हीं 6 दिन को मैं हर दिन आधा आधा घंटा एक्स्ट्रा लेके कवर कर देती हूँ, 2 आवर्स की क्लास लगा के. जब बच्चा 1.5 घंटे के लिए आ रहा है, वो 2 घंटे के लिए भी आ जाएगा. अलग से बुलाना उसको बड़ा टफ है भाई, सिंपल. और हमारा टारगेट क्या है, अब देखो, व्हाट यू गोइंग टू डू इन दिस 6 days ब्रेक, ये भी मैं आपको पहले से अनाउंस कर देती हूँ. मेरा टारगेट है कि इस 6 दिन के ब्रेक से पहले, यानी कि मैक्स टू मैक्स 16 अक्टूबर तक मैं कंप्लीट कर दूं आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तक. सो यहां तक हम कंप्लीट करेंगे मॉल बायो तक, यानी कि हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे अपने क्लास 12th के. ये 2 चैप्टर सबसे बड़े, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉल बायो. ये जो 2 चैप्टर है, इसकी प्रैक्टिस आप इन 6 दिनों में करोगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर डिजर्व्स प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस हो, फिर उसमें ये मत देखना कि कौन से कोचिंग का मॉड्यूल है, ये मत देखना कहाँ की टेस्ट सीरीज है, तुम बस ये देखना मेरे से हो रहा है नहीं हो रहा. ठीक है, बस तुम्हारा टारगेट होना चाहिए ये सवाल है मुझे करना है. कोई फर्क नहीं पड़ता वो नीट का पीवाई क्यों, वो ढिकाना कोचिंग का सवाल है, फिलाना का सवाल है, इसका सवाल है, उसकी किताब का सवाल है. नो, योर टारगेट इज टू सॉल्व द क्वेश्चन, नॉट टू डिसाइड कि ये सवाल तो है ही नहीं इस लायक. यू आर नॉट द जज. ठीक है, आपको करना है ये. सो ये है प्लान. अब इसके बाद जब दिवाली ब्रेक ओवर हो जाएगा, दिवाली ब्रेक ओवर, उसके बाद फिर से हम पढ़ाई पे लगेंगे, जिसमें 2 बड़े चैप्टर्स हैं हमारे, एवोल्यूशन, देन वी हैव ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. उसके बाद चैप्टर्स सारे छोटे हैं. बायोटेक में 4 क्लास लगती है, इकोलॉजी में 5 लगती है, माइक्रोब्स में 1 क्लास लगती है, बस. सो दिस इज गोइंग टू बी my entire class 12 schedule for you all. अब इसके साथ साथ आपके टेस्ट होते हैं, you have टेस्ट आपके रेगुलर रहेंगे. मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ. माइनर टेस्ट जो होते हैं बच्चे 80 क्वेश्चंस के, उनमें चैप्टर्स आते हैं 1 2 3 चैप्टर बस. बट जो मेजर टेस्ट होंगे, याद रखना, उसमें पूरी यूनिट्स आती है, इनमें यूनिट्स आती है पूरी. जैसे पहले माइनर टेस्ट में हो सकता है आपका सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ जाए, बट जब मेजर टेस्ट आएगा तो हो सकता है पूरी रिप्रो यूनिट आए. तो एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दे रही हूँ कि किस तरीके से टेस्ट का सिलेबस आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं. अगर माइनर टेस्ट है तो 1 या 2 चैप्टर मैक्स, बट अगर मेजर टेस्ट है तो यूनिट्स, जैसे कि ह्यूमन फिजियो का टेस्ट है इस बार, तो आपने खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं. आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है बायोलॉजी में कि कोई बताएगा मुझे तो मैं करूंगा, नहीं. आप खुद से प्रिडिक्ट कीजिए इस चीज़ को. जो सिलेबस चल रहा है उस हिसाब से हमारा टेस्ट सिलेबस भी होगा. और टेस्ट असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि आपका कहाँ तक सिलेबस हुआ और आपको कितना आता है. ठीक है बच्चों, तो यही सब चीज़ है. मैम चल नहीं रही क्लास, बेटा तेरा मैसेज आ रहा है चल रही है क्लास. ठीक है, यस. तो बेटा ये है मेरा सिंपल सा स्केड्यूल. ठीक है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी वेरी पंक्चुअल इन द क्लासेस. अब नेक्स्ट जो हमारे दिन चलेंगे बहुत डेडिकेटेड और बहुत अच्छे से चलेंगे. एनसीईआरटी रीडिंग आपकी मैं कराऊंगी, यूट्यूब पे करा दूंगी बच्चे. इस टाइम पे सिलेबस कंप्लीशन हैज़ बिकम माय टारगेट राइट नाउ. अगर एनसीईआरटी रीडिंग में कराऊंगी तो इस टाइम पे थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, थोड़ा नहीं काफ़ी स्लो हो जाएगा. आपका सिलेबस जैन तक खिंच जाएगा. और अगर मैं सिलेबस जनवरी तक खींचूंगी
तो दिसंबर के महीने में जो मैंने आपको रिवीजन प्लान किया वो मैं नहीं करा पाऊंगी आपकी। देखो बेटा, रिवीजन जितनी जल्दी शुरू करोगे वन शॉट वाली, फिर उतने ही जल्दी मॉक टेस्ट लगाओगे, जितने जल्दी मॉक टेस्ट लगाओगे उसके बाद उतने ही बढ़िया स्कोर लाना शुरू करोगे। सो जो समय से आगे चलेगा वही जीतेगा गाइस, यही चाणक्य ने बोला था। ठीक है, आपको इस साल वो गलती नहीं करनी है जो आप पिछले सालों में करके आए हैं। आपने मार्च तक सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है, आपने रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट सब मिला के मार्च तक फ्री होना है। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। ठीक है बच्चे, सो ये सब चीजें हैं। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सो बच्चों, आप लोग भी हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, समर्पण के साथ, सारांश के साथ, जिसमें बेटा आप देख सकते हैं हमारे बैचेस आर ऑन। यू कैन बाय दिस बैच, इसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप खरीदते हैं तो कोड G² लगा सकते हैं, या आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। और बच्चे, हमारे इस बैच के साथ साथ आपको प्रैक्टिस कॉम्बोज भी बहुत सारे हैं, जैसे कि महा प्रैक्टिस कॉम्बो, जिसके अंदर आपको PYQ बुक्स से लेके आपको NCERT कनेक्ट से लेके असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग, हर तरह की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलता है। तो अगर आप ये भी खरीदते हैं साथ में तो आपको और बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, प्रैक्टिस का भी और बैचेस का भी। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी है, हमारे बैचेस भी है, देख सकते हैं आप, महापैक भी है, जिसमें आने वाले क्रैश कोर्सेज भी आपको फ्री मिलेंगे। तो बच्चे, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर बैचेस, यू विल गेट द मोस्ट अमेजिंग क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड स्टडी एंड प्रैक्टिस। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।